एक औरत जो है अपने पति के अलावे दो दो नौजवान लड़कों से प्रेम कर रही होती है। अचानक एक लड़का जो है अपने घर से लापता हो जाता है, और जब लापता हो जाता है तो उसके पिता, उस लड़के के पिता जो है अपहरण का मुकदमा दर्ज कराते हैं। उसमें जो है उस औरत का नाम रखते हैं, और उस औरत के एक और प्रेमी है उसका भी नाम रखा जाता है। और पुलिस जो है इन चीज़ों की जांच पड़ताल करने लगती है कि अचानक उस औरत और उसके प्रेमी का शव जो है नेपाल से आता है। और जब नेपाल से उसका शव आता है, और जब पुलिस यहाँ उन चीज़ों की तहकीकात करने लगती है, और उस औरत के पति को जब पुलिस अरेस्ट करती है, और जो सच्चाई सामने आती है, यह सुनकर सभी दंग रह जाते हैं, हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। किसी के कानों पर विश्वास नहीं होता कि वह लड़का ऐसा भी कर सकता है। तो आखिर क्या है कहानी? इन कहानियों को मैं विस्तार से बतलाऊं इससे पहले नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं भागीरथ ठाकुर आज जो आपको सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची कहानी बिहार के मोतिहारी जिले का है। दरअसल मोतिहारी जिले से एक थाना लगता है सुगौली, और उसी सुगौली थाना क्षेत्र से एक गांव लगता है सुगावा, और इसी सुगावा गांव में अखिलेश भगत रहते हैं। और अखिलेश भगत का परिवार बड़ा ही खुशहाली ढंग से चल रहा होता है। अखिलेश भगत की शादी 2013 में अस्मिता से होता है, और अस्मिता और अखिलेश बड़े ही आराम से रह रहे होते हैं। इन बीच में इनको 2 बच्चे भी होते हैं, जिसमें एक बच्चे का उम्र 8 साल है और एक बच्चे का उम्र 6 साल है। ऐसे ही आज से लमसम 6 वर्ष पहले अखिलेश जो है अपने ममहर सुगौली के लिए जाता है, और सुगौली में उसे 2 लड़के से मुलाकात होती है, ऋषभ और रितेश। ऋषभ और रितेश से इनकी मुलाकात होती है, और इन दोनों में अपनापन बन जाता है, दोस्ती हो जाती है, और ये दोनों जो है अब एक दूसरे के यहाँ आना जाना प्रारंभ कर देते हैं, और आना जाना प्रारंभ कर देते हैं। और इसी बीच रितेश जो है अचानक गायब हो जाता है। वह दिन होता है 30 अक्टूबर 2023 का। काफ़ी खोजबीन करने के बाद भी रितेश के गार्जियन को जब इसकी पता नहीं चलती है, तो रितेश के पिता जो है एक थाने में अपहरण का FIR दर्ज कराते हैं। कारण कि रितेश के पिता यह जानते रहते हैं कि हमारे लड़के का नाजायज संबंध जो है उस औरत से है। और वह जब FIR दर्ज कराते हैं तो उसमें उस औरत यानी कि अस्मिता और उसके मित्र ऋषभ को भी नामजद करते हैं, और यह आरोप लगाते हैं कि यही दोनों हमारे पुत्र का अपहरण कर लिए हैं, अब हत्या करके फेंक दिए कि क्या किए, ऐसा यह आरोप लगाते हैं। और पुलिस जो है इन चीज़ों की जांच पड़ताल करने लगती है। समय बीतने लगता है। समय जो है 20 से 25 दिन का बीत जाता है। अचानक जो है नेपाल के चितवन में 2 शव प्राप्त होता है, और 2 अलग अलग बोरों में उन दोनों शवों को पैक किया गया रहता है। अब जब वहाँ की नेपाल की चितवन की पुलिस जब इन चीज़ों को देखती है, उन शवों को खंगालती है, तो उसमें से कहीं ना कहीं से सुराग हाथ लग जाता है, और उसे यह पता चल जाता है कि यह शव जो है बिहार के मोतिहारी जिले की सुगौली गांव का है। और वहाँ से चितवन पुलिस जो है, कारण कि सुगौली से महज 1 घंटा चलने मात्र से ही नेपाल आदमी प्रवेश कर जाता है। नेपाल के बॉर्डर पर वह सुगौली थाना क्षेत्र है। तो वहाँ से वहाँ की पुलिस जो है संपर्क साधती है, और संपर्क जब साधती है, और वहाँ से नेपाल पुलिस जो है 100 को यहाँ भेज देती है सुगौली थाना क्षेत्र के अंतर्गत। तो जब यहाँ की पुलिस इन चीज़ों को देखरेख करता है, इन चीज़ों को पड़ताल करता है, तब के जो पति होते हैं अखिलेश भगत
अखिलेश भगत को पुलिस जो है अरेस्ट करती है। और अखिलेश भगत को जब पुलिस अरेस्ट करती है और पूछताछ करती है तो पहले तो इधर उधर के बातों में अखिलेश भगत उसे पुलिस को उलझाते हैं, लेकिन जब पुलिस अपने शक्ति पर आती है, जब पुलिस अपनी शक्ति दिखाती है, तो अखिलेश भगत जो है यह बात जो स्वीकारते हैं, जो बात पुलिस को बतलाते हैं, यह वास्तव में आप सुनकर दंग रह जाएंगे, सुनकर परेशान हो जाएंगे। अखिलेश भगत यह बात बतलाते हैं कि हमारी शादी जो है 2013 में हुई होती है और हमारा ममहर सुगौली के फुलवरिया में होता है, और हम सुगौली के फुलवरिया में आज से लमसम 6 वर्ष पहले गए थे, तो वहाँ ऋषभ और रितेश नाम के लड़के से हमारी मुलाकात हुई और वह मुलाकात दोस्ती में तब्दील हुई। हम लोग जो है एक दूसरे के घर आना जाना प्रारंभ किए, लेकिन वो दोनों जो है हमारे पत्नी पर गलत निगाह रखने लगे। यह बात हमको पता नहीं चला, लेकिन अचानक जब हमें पता चला, हमें ऋषभ ने बतलाया कि जो है रितेश जो है आपके पत्नी को टर्चअप कर रहा है, तो हमारे अंदर एक खुंदक आया और हम लोगों ने एक प्रोग्राम बनाया। ऋषभ और हम अपने पत्नी स्मिता और हम मिल करके एक प्रोग्राम बनाए और रितेश को उसके घर से बुलाए और मोतिहारी के घर पर ले जा करके उसके गला दबा करके उसकी हत्या कर दिए और उसके शव को केसरिया के गोपालपुर में ला करके एक खड्डा खोल करके दफन कर दिए। और यह मामला वहीं पे खत्म हो गया, समाप्त हो गया। और जैसे ही हमारे पत्नी और ऋषभ पर ये अपहरण का मुकदमा दर्ज हो गया, तो ये लोग जो है छुपने छुपाने के लिए यहाँ से नेपाल के लिए फरार हो गए और नेपाल के लिए फरार हो गए। और जब हम वहाँ नेपाल में अपने पत्नी से मिलने गए नियत स्थान पर, जिस स्थान पर यह जानकारी थी कि ये लोग रह रहे हैं, तो हम देखे कि वहाँ हमारी पत्नी जो है ऋषभ के साथ जो है नाजायज रिश्ते में थी। और जब हम उसके रिश्ते को देखे तो हमारे अंदर खुंदक आ गया, हमारे अंदर क्रोध आ गया और दोनों को जो है हम गला दबा कर मार दिए और दोनों को 2 बोरी में पैक करके और नाले में फेंक करके वहाँ से हम अपने घर को चले आए। पुलिस को यह बात जो है यह अखिलेश भगत बतलाता है तो पुलिस भी हैरान हो जाती है। और अखिलेश भगत के बताए हुए जगहों पर जब यह बतलाता है कि रितेश को केसरिया के गोपालपुर में दफनाया गया है, तो वहाँ जब पुलिस जाती है तो वहाँ जब उस जगह की खुदाई की जाती है तो यह चीज़ें प्राप्त होती है कि वहाँ अंगूठा का कुछ भाग और बाल का कुछ भाग ही प्राप्त होता है, वहाँ कोई शव प्राप्त नहीं होता है। मित्रों, यह वीडियो मैं किसी को दुख पहुंचाने या परेशान करने के लिए नहीं, अपितु आप सतर्क हो सके, सशक्त हो सके, इसके लिए लाया हूं। आप सोचिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि क्या अखिलेश भगत जो पुलिस को बयान दिया वह बयान सत्य है। अगर वह बयान सत्य है तो जिस जगह पर अखिलेश भगत ने बतलाया कि हम रितेश का शव को दफनाए हुए हैं, उस जगह पर जब जाया जाता है तो आखिर रितेश का शव प्राप्त क्यों नहीं होता है। अगर रितेश का शव प्राप्त नहीं हुआ तो ऐसा तो नहीं है कि पुलिस के शक्ति के वजह से ये सारे आरोपों को अखिलेश जो है अपने ऊपर ले रहा है, या क्या बात है, कैसे हो सकता है। इन चीज़ों का कमेंट जरूर करिएगा, कारण कि मैं इस कहानी को एक पेपर के माध्यम से लिया हूँ, जिसकी पुष्टि तो मैं नहीं करता हूँ, लेकिन इन तमाम चीज़ों को पढ़ने से और समझने से जो चीज़ें सामने उभर करके आई है कि अगर वास्तव में अखिलेश भगत ही मर्डर किया और अखिलेश भगत ही शव को दफनाया तो उस जगह पर शव क्यों नहीं है। बाकी मिलते हैं एक नए वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।